नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे विथ स्मार्ट स्टडी चैनल पे। तो जिस तरह आप लोग जानते हैं, हम सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं सेट बाय सेट। ठीक है, आप लोगों का काफ़ी कमेंट आ रहा था कि सर हिंदी का भी स्टार्ट कीजिए, तो आज से हिंदी का भी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें ये हमारा सेट 1 होगा। ठीक है, ये हमारा सेट 1 है हिंदी का। इसी तरह हम लोग सीटेट का जितना भी पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप लोग बने रहें, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, ताकि जैसे ही इसके बाद वाला वीडियो अपलोड होगा तो वो उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो चलिए हम लोग हिंदी का स्टार्ट करते हैं, जो कि 1 जनवरी 2022 को सीबीटी ऑनलाइन एग्जाम सीटेट में पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हिंदी का पेडागोजी बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसके गद्यांश को पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें 15 नंबर का गद्यांश और 15 नंबर का पेडागोजी पूछा जाता है हिंदी में, टोटल 30 नंबर का। ठीक है, तो हम लोग पहले गद्यांश को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। गद्यांश को पढ़ते समय थोड़ा थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ना है। मानव इतिहास में हजारों साल तक शून्य का कहीं अता पता नहीं था। ठीक है, मानव इतिहास में शून्य का अता पता कब तक नहीं था, हजारों साल तक। ठीक, शून्य की अवधारणा आ भी गई तब भी काफ़ी समय तक मानव ने इसे संख्या नहीं माना। जब शून्य का खोज हो भी गया तो मानव इसको संख्या मानना नहीं माना था। ठीक है, यह बात तो तय है कि शून्य प्राकृतिक प्रदत्त नहीं है, यानी कि पहले से नहीं है शून्य। ठीक है, इसको हमने शून्य का आविष्कार अपनी सुविधा के लिए किया था। ठीक है, मनुष्यों ने शून्य की अवधारणा को न केवल समझा बल्कि उसकी सहायता से कई स्वचालित उपकरणों का आविष्कार भी किया। शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है। ठीक है, और यह सीखना सबसे मुश्किल है कि शून्य एक से छोटा है। ठीक है, शून्य एक से छोटा है, ये बहुत मुश्किल है सीखना। क्यों? क्योंकि अगर शून्य एक के पहले लगा देते हैं तो वह क्या होता है, उसका मान 1 होता है। अगर 1 के बाद लगाते हैं तो उसका मान 10 हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले भारत ने कुछ भी नहीं, यानी कि कुछ भी नहीं को दर्शाने के लिए किसका खोज किया था, तो शून्य को स्वतंत्र संख्या के रूप में मान्यता दिया था। ठीक है, जब कुछ नहीं को दर्शाना है। अगर हम शून्य को 1, 2 और 3 जैसी संख्याओं की तरह मूर्त चीज़ों से संबंध कर पाते तो शून्य को समझना बहुत आसान होता। ठीक है, शून्य को समझना क्या होता, आसान होता। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आंसर में मेरा क्या पूछ रहा है, शून्य के बारे में कौन सा वाक्य सही है। ठीक है, इसमें हमको पॉजिटिव पूछ रहा है, कौन सा सही है। शून्य प्राकृतिक प्रदत्त है, नहीं है, प्राकृतिक प्रदत्त नहीं है, क्योंकि ये मानव की आवश्यकता के अनुसार इसका आविष्कार किया गया है। तो शून्य मानव जात जनित आविष्कार है, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शून्य की गणना मानव ही कर सकते हैं और शून्य अमूर्त अवधारणा है, तो इसका कोई औचित्य ही नहीं बनता है सही होने का, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है, संख्याओं के संदर्भ में कौन सी अवधारणा समझनी सबसे कठिन है। शून्य सबसे बड़ी संख्या है, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन बी में शून्य 1 से छोटा होता, 1 से बड़ा होता है। ऑप्शन सी में है शून्य 1 से छोटा होता है। और ऑप्शन डी में है शून्य जोड़ा जा सकता है। तो शून्य यहाँ पे 1 से, शून्य सबसे बड़ी संख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। बी में कह रहा है शून्य 1 से बड़ा होता है, नहीं, शून्य 1 से क्या होता है, छोटा होता है। शून्य 1 से छोटा होता है। 92 का ऑप्शन नंबर मेरा क्या सही हो जाएगा, सी से हो जाएगा, बाकी ऑप्शन नंबर डी गलत है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 93 में कह रहा है कि विश्व में सबसे पहले शून्य को संख्या के रूप में मान्यता दिया, तो भारत दिया था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, बाकी इसका चर्चा ही नहीं है गद्यांश में। जिस चीज़ का चर्चा नहीं है उसके बारे में हमको सोचना नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 में क्या कह रहा है, शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है, इसका आशय क्या है। इसका आशय है, ऑप्शन ए में कह रहा है, यह दिखाई नहीं देता परंतु इसका अस्तित्व है। ठीक है, संख्याओं में महत्वहीन स्थान धारक है। सी में है, यह दिखाई देता है, इसे किसी भी शब्द में सुन नहीं सकते। यह अदृश्य है, डी में है, यह अदृश्य है पर इसे सुन नहीं सकते। तो डी नहीं होगा, सी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्यों सही होगा, क्योंकि यह दिखाई नहीं देता, इसलिए इसका खोज किया गया था, इसका आविष्कार किया गया था। जब कुछ नहीं दर्शाना रहता है तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, शून्य का, परंतु इसका अस्तित्व है। ठीक है, इसका अस्तित्व है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या कह रहा है, शून्य की अवधारणा आने पर मनुष्य ने इसे बहुत समय तक संख्या क्यों नहीं समझा होगा। मूर्त चीज़ों से शून्य की संबंधता न होना। बी में है, सभी वैज्ञानिकों द्वारा इसे मान्यता न देना। सी में है, पशुओं द्वारा इसकी समझ रख पाना।
और डी में है इसका प्राकृतिक प्रदत्त ना होना। ठीक है, तो इसका प्राकृतिक प्रदत्त नहीं होना तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। पशुओं द्वारा इसकी संख्या, यहाँ पे पशु का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। सभी वैज्ञानिक द्वारा इसे मान्यता न देना, वैज्ञानिक का भी यहाँ पे चर्चा नहीं था। यहाँ पे चर्चा क्या था, मूर्त चीज़ों से शून्य की संबंध ना होना, यानी कि शून्य को किसी चीज़ को दर्शाने, गिनती जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं यानी कि मूर्त चीज़ों को दर्शाने के लिए करते हैं। लेकिन शून्य का आविष्कार इसलिए किया गया था क्योंकि जिस चीज़ नहीं है, जो चीज़ अमूर्त है यानी कि कुछ भी नहीं है, उसको दर्शाने के लिए हम लोग शून्य का आविष्कार किए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारा, किस शब्द में अब उपसर्ग का उपयोग नहीं हुआ है। उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानते होंगे, किसी भी शब्द से पहले आता है तो वो उपसर्ग कहलाता है, और शब्द के बाद आता है तो वो क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय आप लोग समझते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है हम लोग को, किसमें नहीं है, अवधारणा, धारणा में आके अब जुड़ा है तो अवधारणा हो गया। अवनति, ठीक है, अवनति यानी कि नति में अब आके जुड़ा है, इसमें भी अब होगा। अवकाश, काश में अब आके जुड़ा है, लेकिन जब अवधि का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो अब जोड़ धी, धी का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए अब यहाँ पे नहीं जुड़ा है। ठीक है, अवधि, तो 96 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार जैसे उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इतिहास में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है। इतिहास, इति जोड़ हास, ठीक है, इति जोड़ हास में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है, तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है, इक, क्या किया जा सकता है, इक, हमारा ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऐतिहासिक, इक। ठीक है, उसके बाद वैज्ञानिकों के द्वारा, वैज्ञानिक के मूल शब्द क्या है। वैज्ञानिक का मूल शब्द क्या है, वैज्ञान, विज्ञानी, ज्ञान और विज्ञान, तो यहाँ पे मूल शब्द क्या आ जाएगा, ज्ञान, ज्ञान से बना है वैज्ञान, वैज्ञानिक। ठीक है, तो 98 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। स्वतंत्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, स्वतंत्र का, स्व जोड़ तंत्र, सु जोड़ तंत्र, सु जोड़ अतंत्र, सु जोड़ अंत्र, तो स्वत जोड़ अंतर तो होगा नहीं, सु जोड़ अंतर भी नहीं होगा, सु जोड़ तंत्र भी नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारा सही क्या हो जाएगा, स्व जोड़ तंत्र, ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद अब पद्यांश को पढ़ते हैं। सूर्योदय सूर्यास्त असंख्यों, सोना ही सोना बरसाकर मोल नहीं ले पाए इसको भीषण बादल, आसमान में गरज गरज कर धरती को न कभी हर पाए, प्रलय सिंधु में डूब डूब कर उभर उभर आई है ऊपर, भूचालों भूकंपों से यह मिट ना सकी। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हम लोग का, अब उसको देखते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है इस पद्यांश में मुख्यतः किसकी बात कही गई है, तो इस पद्यांश में किसकी बात कही गई है, धरती की बात कही गई है। ठीक है, किसकी बात कही गई है, धरती की, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का कोई भी चर्चा नहीं है, सूर्यास्त के भी और आसमान के भी। ठीक है, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। सूर्योदय सूर्यास्त असंख्यों असंख्यों सोना ही सोना बरसाकर मोल नहीं ले पाए इसको भीषण बादल। ठीक है, आसमान में गरज गरज कर धरती को न कभी हर पाए, प्रलय सिंधु में डूब डूब कर उभर गई है ऊपर। यहाँ पे किसका बात कर रहा है, धरती का, प्रलय सिंधु में डूब कर फिर भी कौन ऊपर आ गई है, धरती, भूचाल भूकंप से यह मिट ना सकी, कौन, धरती। ठीक है, आसमान में गरज गरज कर धरती को कभी नहीं हर पाए। ठीक है, तो यहाँ किसका बात कर रहा था, धरती का। ठीक है, गद्यांश में किसकी बात की गई थी, धरती की, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और 101 में कह रहा है धरती पर आने वाले संकटों के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। धरती पर कौन सा संकट नहीं आता है, प्रलय, भूचाल, भूकंप या सिंधु। ठीक है, तो 101 का हमारा क्या सही हो जाएगा, सिंधु, क्योंकि यहाँ कौन सा नहीं होता है, प्रलय तो पृथ्वी पर ही आता है, धरती पर भूचाल भी आता है और भूकंप भी आता है, लेकिन सिंधु नहीं आता है। सिंधु यहाँ पे क्या है, सिंधु यहाँ पर एक नदी का नाम है, किसका नाम है, नदी का नाम है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 102 में, 102 में क्या कह रहा है, धरती को कौन डुबोना चाहता है, धरती को कौन डुबोना चाहता है। ठीक है,
तो हम लोग इसका देखेंगे, धरती को कौन डुबोना चाहता है? आसमान में गरज कर धरती को ना कभी हर पाए, प्रलय सिंधु में डूब डूब कर उभर आई है ऊपर, यानी कि प्रलय और सिंधु में डूब कर। तो हमारा यहाँ पे इसका क्या सही हो जाएगा आंसर? प्रलय और सिंधु। 102 का अत्यधिक वृष्टि, जितना प्रकार का भी धरती को अत्यधिक वृष्टि डुबोना चाहता है, इसका मतलब क्या होता है? जब आसमान में बादल गरज गरज कर धरती पर मूसलाधार बारिश होती है, जिससे सिंधु नदी में भूचाल और बाढ़ आने से संपूर्ण धरती के डूब जाने की संभावना होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 103 पे चलते हैं। 103 में क्या कह रहा है? धरती अनमोल है, ठीक है, इस भाव पद्यांश की किस पंक्ति में अभिव्यक्त हो रहा है? धरती अनमोल है, ठीक है, तो ऑप्शन ए है, सूर्योदय सूर्यास्त असंख्यों, उभर उभर आई है ऊपर, मोल नहीं ले पाए इसको, यह मिट ना सकी। तो यहाँ पे हमारा क्या सही हो जाएगा इसका आंसर? धरती अनमोल है, भाव पद्यांश किस पंक्ति से अभिव्यक्त हो रहा है? ठीक है, धरती अनमोल है, तो इसके लिए कौन सा अभिव्यक्त हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे अभिव्यक्त हो रहा है, मोल नहीं ले पाए इसको। ठीक है, सूर्योदय सूर्यास्त असंख्य नहीं होगा, उभर उभर कर आई ऊपर ये भी नहीं होगा, यह मिट ना सकी। धरती अनमोल है, क्यों अनमोल है? क्योंकि मोल नहीं ले पाया है इसको। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। सिंधु का पर्यायवाची क्या होगा? सिंधु का पर्यायवाची क्या होता है? उद्धी, उतधी सागर जलधि। ठीक है, उतधी सागर जलधि, ये तीनों होता है, लेकिन जलद नहीं होता है। क्या नहीं होता है? जलद नहीं होता। और यहाँ पे कौन सा पर्यायवाची नहीं है ये पूछ रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 105 में। 105 में क्या कह रहा है? निम्न में से भिन्न शब्द युग्म है, सबसे अलग कौन सा है? ठीक है, गरज गरज, उभर उभर, डूब डूब, भूचाल भूकंप। तो 105 का क्या हो जाएगा? भूचाल भूकंप, क्योंकि ये अलग अलग है, बाकी सब क्या है? सेम है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 106 नंबर में। 106 नंबर में क्या कह रहा है? यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली होगा? ठीक है, कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली होगा? यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है? पेडागोजी। तो कहानी और चित्रों का प्रयोग से, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद फिर हमको क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहता है, शब्दावली सीखने में मदद करना चाहता है, तो कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली रहेगा? कहानी और चित्रों का प्रयोग, दोहराव यानी कि ड्रिल, यानी कि क्या होता है उसका? बार बार अभ्यास कराना। ठीक है, सी है लिखित अभ्यास का प्रयोग, डी है पाठ्य पुस्तकों का उपयोग। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे हमको निगेटिव वर्ड को छांटना है, तो हमको सही आंसर मिल जाएगा। पाठ्य पुस्तक का उपयोग नहीं करना है, तो ये गलत हो जाएगा। लिखित अभ्यास भी नहीं करना है, क्योंकि शब्दावली सीखने में मदद करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? दोहराव भी नहीं करना है, कहानी और चित्रों का प्रयोग करना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों में अधिगम स्थानांतरण में शिक्षक की भूमिका अहम होती है, क्योंकि उसके द्वारा सिखाए या बताए गए हर बात छात्र के भावी जीवन को प्रभावित करता है। कक्षा में जो भी चीज़ पढ़ाया जाता है, जिस भी शिक्षण विधि पर भी अंतराल या का विशेष प्रभाव पड़ता है, ठीक है, तो उसमें बच्चा क्या करता है? रुचि लेता है और समस्या भी सुस्पष्ट हो जाती है। अतः शिक्षक बालकों को कहानियाँ और चित्रों की मदद से शब्दावली सीखने में मदद करता है। अधिगम को प्रभावशाली बनाने की कुछ कुछ विधियाँ भी होती है, जैसे होता है कोई भी चीज़ को करके सीखना। ठीक है, अनुकरण के करके सीखना, यानी कि बच्चा उसको अनुकरण करके सीखता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? पूर्व सामूहिक विधि से सीखना, ये इस प्रकार से प्रभावशाली बनाया जा सकता है अधिगम को। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 107 में क्या कह रहा है? 107 में कह रहा है बहुभाषावाद। ठीक है, बहुभाषावाद शिक्षा एक ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य क्या होता है? शिक्षण अधिक, ऑप्शन नंबर ए में है शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषा का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर बी में है शिक्षार्थियों को यथासंभव अधिक से अधिक भाषाएं सिखाना। ऑप्शन नंबर सी में है शिक्षण अधिगम के लिए शास्त्रीय भाषा का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर डी में है नौकरी के लिए अंग्रेजी और संस्कृति के लिए मातृभाषा सीखने में सक्षम बनाना। तो बहुभाषावाद कहने का मतलब क्या होता है? बच्चों को जिस भाषा में समझ में आता है, सीखता है, उसी भाषा में सिखाना है। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना है? शिक्षण अधिगम को के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना है, यानी कि बच्चा जिस भाषा को पहले से सीखा है, जिस भाषा को बच्चा पहले से जानता है, उसी भाषा का उपयोग हमको करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाकी ये सब ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 108 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 108 में है
किस पाठ्य सामग्री से कोई विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से उस पाठ्य सामग्री के किसी अंश को बारीकी और गहनता के साथ पढ़ने का कौशल कौन सा अवबोधन कहलाता है। यानी कि बारीकी से पढ़ना और गहनता के साथ पढ़ना कौन सा कौशल कहलाता है। तो लेन देन तो यहाँ पे होगा नहीं, वैश्विक भी यहाँ नहीं होगा, स्थानीय भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 108 का ए हो जाएगा, अनुमानिक। ठीक है, इसमें क्या होता है, पाठ्य सामग्री से कोई विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से उस पाठ्य सामग्री के किसी अंश को बारीकी और गहनता के साथ पढ़ने से क्या होता है, कौशल अनुमानित अवबोधन कहलाता है। कौशल अनुमानित अवबोधन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 109 में क्या कह रहा है, बहुबुद्धि के सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं सीडीपी में। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे तो कृपया जाकर प्लेलिस्ट में आप लोग वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भों में निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि भाषा से संबंधित है। तो भाषा से जो संबंधित होगा यानी कि भाषा का प्रभाव उसका क्या होगा, अच्छा होगा। तो प्रभाव सटीकता बुद्धि ये नहीं होगा, शब्दावली व्याकरण बुद्धि ये भी नहीं होगा, दृश्यात्मक स्थानिक बुद्धि ये भी नहीं होगा। तो भाषाई मौखिक बुद्धि 109 का हमारा बी सही हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि जिसमें भाषाई मौखिक बुद्धि का विकास होगा, ठीक है, तो उसमें बहुबुद्धि सिद्धांत आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 110 में चलते हैं। 110 में कह रहा है, इनमें से कौन बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं। यानी कि बहुभाषावाद के कौन से लाभ हो सकते हैं। ऑप्शन ए में है समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण। ठीक है, प्रभावशाली भाषण। बी में है अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान। और सी और डी में क्या कह रहा है, सीमित रोजगार के अवसर, पारिभाषिक जागरूकता। तो यहाँ पे हमको अब छांटना है कौन सा सही हो सकता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में से ज़्यादा सही है। तो यहाँ पे किस प्रकार से करेंगे हम लोग, देखिए क्या कर रहा है, समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण। तो ये तो होना चाहिए, क्योंकि जब तक समृद्ध शब्दावली नहीं होगा, प्रभावशाली भाषण नहीं होगा, तो बहुभाषावाद को लाभ कैसे होगा। बी में है अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान। अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान, तो ये भी होना चाहिए, तभी बहुभाषावाद क्या होगा, एक से अधिक भाषा का विकास होगा। ठीक है, और उसके बाद सी में कह रहा है सीमित रोजगार। सीमित रोजगार, रोजगार सीमित नहीं, ये तो नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, सीमित रोजगार। तो 3 हमारा नहीं होगा। और उसके बाद क्या है, पारिभाषिक जागरूकता, तो ये भी होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा गलत कौन सा है, 3 नंबर। तो जिसमें 3 होगा वो हमारा सही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है, ऑप्शन ए खत्म। यहाँ पे 3 है, ऑप्शन बी खत्म। बाकी 1 और 2 हमारा तो 3 सही है, 1, 2 और 4, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 111 नंबर पे। 111 में क्या कह रहा है, वाइगोत्स्की के अनुसार जब कोई बच्चा बच्ची भाषा की मदद से अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित करता है या करती है, लेकिन वह दूसरों के लिए श्रव्य नहीं है, उस वाचन को क्या कहते हैं। यानी कि आप लोग भी जब देखेंगे ध्यान से, जब कोई बच्चा अकेले बैठ के खेलता है तो वह मन ही मन कुछ कुछ बोलते रहता है। ठीक है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है, वो करना है, तो उसको क्या बोलेंगे, आंतरिक भाषण बोलेंगे, सामाजिक भाषण, निजी भाषण या आत्मकेंद्रित भाषण। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आंतरिक भाषण, क्योंकि वह मन में ही मन बोलता है, अपने आप को निर्देश देता है, दिशा निर्देश। ठीक है, वो बोलता है कि ऐसे ये करेंगे, उसको वो सामान नहीं देंगे, इस टाइप का जो भी बोलता है वो मन ही मन बोलता है, जो कि दूसरों को सुनाई नहीं देता है, तो वो आंतरिक भाषा होता है। सामाजिक होगा नहीं, आत्मकेंद्रित भाषण होगा नहीं, निजी भाषण भी नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद 112 में क्या कह रहा है, 112 में कह रहा है भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भ में भाषा से जुड़ी है। भाषा विज्ञान का बात कर रहा है। ठीक है, तो कौन सी भाषा विज्ञान से जुड़ी है, अर्थ विज्ञान, उपयोगिता विज्ञान, आर्थिक विज्ञान या स्वर विज्ञान। अर्थ विज्ञान यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, भाषा विज्ञान का बात कर रहा है तो उपयोगिता विज्ञान हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 112 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि भाषा के अध्ययन से, ठीक है, मुख्यतः 4 पद्धति के रूप में प्रचलित है, जैसे वर्णात्मक भाषा, ऐतिहासिक भाषा, उपयोगिता भाषा और तुलनात्मक भाषा। तो यहाँ पे हमारा उपयोगिता भाषा का बात कर रहा है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 113 में क्या कर रहा है, कह रहा है शिशुओं के भाषा के विकास के संबंध में विचार करने के लिए कह रहा है। तो इसका कथन दिया जा रहा है, शैशवा अवस्था से बच्चों की वाक नली एक वयस्क मानव की तुलना में जानवर की तरह अधिक होती है।
ठीक है, ये कथन दिया जा रहा है और इसका निष्कर्ष क्या दिया जा रहा है, कथन भी 6 से 12 महीना के दौरान एक बच्ची तरह तरह के बलबलाना और दोहराव वाले बलबलाना से संलग्न है। तो यहाँ पे 113 का ये भी सही हो जाएगा। 6 से 12 महीना का जब बच्चा रहता है तो वो बलबलाने लगता है, कुछ कुछ बोलने लगता है और जो भी बोलता है तो वो रिपीट भी करने लगता है। ठीक है, जैसे माँ माँ माँ, ना ना ना। और शिशुवावस्था में बच्चा वाक की नली एक वयस्क मानव की तुलना में जानवर की तरह अधिक होती है। ठीक है, तो दोनों हमारा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 114 नंबर में। 114 नंबर में क्या कह रहा है, एक बोली मानक बोली का दर्जा पाने के लिए निम्नलिखित चरणों से गुजरती है। ठीक है, तो कौन से चरण से होकर गुजरती है इसको देखना है अब। तो ये गुजरती है, ऑप्शन ए में है चयन, संहिताकरण, उद्देश्यों का निर्धारण। बी में है चयन, स्वीकृति, संहिताकरण और उद्देश्यों का निर्धारण। चयन, उद्देश्यों का निर्धारण, संहिताकरण और स्वीकृति। चयन, स्वीकृति, संहिताकरण, उद्देश्यों का निर्धारण। तो यहाँ पे हमारा क्या सही होगा, अब उसको देखेंगे। एक ऐसी मानक बोली का दर्जा पाने के लिए कौन से चरणों से होकर गुजरती है। सबसे पहले क्या होगा, एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। ठीक है, बोली क्या होता है, एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है, बोली कहलाती है। तो इसके लिए क्या होगा, बोली में साहित्य रचना नहीं होती है। बोली के उदाहरण जैसे कि अवधी, भोजपुरी, मारवाड़ी, मगधी, ये सब क्या है, बोली का उदाहरण है। तो इसका चरण क्या होता है, सबसे पहले चयन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद संहिताकरण होता है, फिर इसका उद्देश्यों का निर्धारण होता है। ठीक है, किसी राष्ट्र के अधिकांश क्षेत्रों में बहुसंख्यक लोग द्वारा बोली वह समझी जाती है तो उसे मानक बोली या स्थानीय बोली, राष्ट्र बोली, ये सब बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, बोली के संबंध में कौन कथन को विचार करना है। तो कथन अ में क्या कह रहा है, किसी देश के एक हिस्से में बोली जाने वाली विविध भाषाओं में से एक प्रकार जो क्षेत्रीय बोली रूप में जानी जाती है। ठीक है, और कथन ब में क्या कह रहा है, एक समान शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोगों द्वारा विविध प्रकार की उपयोग की जाने वाली भाषा में एक प्रकार की बोली रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान से गौर से पढ़ेंगे क्या पूछ रहा है हमको। किसी देश के एक हिस्से में बोली जाने वाली विविध भाषा में से एक प्रकार जो क्षेत्रीय बोली के रूप में जानी जाती है, तो ये तो बिल्कुल सही बात कह रहा है। और बी में क्या कह रहा है, एक समान शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोगों द्वारा विविध प्रकार की उपयोग की जाने वाली भाषा में एक प्रकार की बोली के रूप में जानी जाती है। ये गलत हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, कथन अ। तो कथन अ सही है और ब गलत है, तो हमारा ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 116 में चलते हैं। 116 में क्या कह रहा है, पत्नी से जल्दी करो हमें देर हो रही है, पति कहता है। सहकर्मी से क्या कहता है, जाने का समय हो गया है, हमें बैठक के लिए देर हो जाएगी। ठीक है, और वरिष्ठ नियोक्ता से क्या कहता है, महोदय शाम के 4 बज गए और बैठक 4:15 बजे है, यानी कि 4:15 पर है, क्या अब हमें चलना नहीं चाहिए। तो इस भाषण में इस भिन्नता को किस रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे किस भाषा कैसे जाना जाता है, तो इसको देखते हैं। ऑप्शन ए में है शुद्धतावादी, बी में है अस्तर भिन्नता, सी में है रजिस्टर और डी में है मुहावरेदार। तो यहाँ पे मुहावरेदार नहीं है, रजिस्टर भी नहीं है, ऑप्शन ए और बी में कोई एक हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में क्या हो सकता है हमारा, अस्तर भिन्नता, क्योंकि अलग अलग स्तर पर वह अलग अलग प्रकार से बात कर रहा है। जैसे पत्नी से अलग से बात किया है, फिर वरिष्ठ से अलग से बात किया है, तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, अस्तर भिन्नता। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे 117 पे चलते हैं। ठीक है, सॉरी 116 का अस्तर भिन्नता नहीं होगा, शुद्धतावादी भी नहीं होगा, मुहावरेदार भी नहीं होगा, यहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे समाज में क्या होता है, व्यक्ति से विशेष स्थितियों में भाषण में भिन्नता रजिस्टर भाषा के रूप में जाना जाता है। सॉरी, हमको लगा अस्तर भिन्नता, लेकिन उसको किस नाम से जाना जाता है, रजिस्टर के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी गलती के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, समूह वाद विवाद में भाग लेने के लिए एक शिक्षक एक शर्त रखता है कि समूह में
4 विद्यार्थी कनिष्ठ वर्ग में से 1 विद्यार्थी वरिष्ठ वर्ग में से होना चाहिए, जो आवश्यकता पड़ने पर कनिष्ठों की सहायता करे। समूह निर्माण का यह विचार किसके सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, पियाजे विकास संबंधित सिद्धांत दिया है और वाइगोत्स्की सामाजिक विकास संबंधी सिद्धांत दिया है। तो समाज के साथ अंतःकरण करके सीखना ये वाइगोत्स्की के अनुसार होता है, तो 117 का बी सही हो जाएगा। यहाँ पे भी सहकारिता समूह के साथ का बात हो रहा है। ठीक है, समूह निर्माण, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी सी और डी ऑप्शन गलत है, उसका कोई चर्चा ही नहीं करना है। समूह प्रस्तुति के दौरान यदि किसी विद्यार्थी के द्वारा अनुचित व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है, तब एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करना चाहेंगे? यानी कि समूह प्रस्तुति के दौरान यदि किसी विद्यार्थी के द्वारा अनुचित व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है, उसका व्यवहार ठीक नहीं है, तो उसके प्रति अध्यापक होने के नाते आप क्या करेंगे? समूची कक्षा के सामने उस पर चिल्लाएंगे, बी में है उससे बात करेंगे, सी में है उसे सभी के सामने बात करेंगे, डी में है उससे कुछ नहीं कहेंगे, उसे स्व अनुशासित होने की अपेक्षा करेंगे। तो स्व अनुशासित होने की अपेक्षा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, और उसके सामने उसे सभी के सामने बात करेंगे, सभी के सामने भी बात नहीं करना है और उस पर चिल्लाना भी नहीं है। टीचर को नहीं चिल्लाना है, नहीं डांटना है, नहीं मारपीट करना है, नहीं बच्चा के साथ किसी प्रकार का दंड वाला बात करना है। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उससे क्या करेंगे? बात करेंगे बाद में। ठीक है, और उसके बाद 119 में क्या कह रहा है? मान्यताओं का वह समूह जो इस बात की व्याख्या करता है कि भाषा संरचनाओं या नियम का समूह है, यह किस रूप में जाना जाता है? जब भाषा संरचनात्मक संरचनाओं या नियमों का समूह होगा तो उसे किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है संप्रेषणात्मक उपागम, अंतःक्रियात्मक उपागम, संरचनात्मक उपागम या निवेश उपागम। तो हमारा क्या हो जाएगा? संरचनात्मक उपागम। ठीक है, और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 120 नंबर। 120 नंबर में क्या कह रहा है? संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण के संबंध में कथन दिया हुआ। कथन ए में कह रहा है शिक्षक की भूमिका सामान्यतः वाचन के लिए मॉडल होने के बजाय एक संसाधक या मॉनिटर की है। तो ये तो बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि ज्ञान का स्रोत शिक्षक नहीं है। ठीक है, वह एक प्रकार का संसाधक है, मॉनिटर है। ठीक है, उसके बाद कथन बी में कह रहा है शिक्षार्थियों को सीखने के लिए व्यक्तिवादी उपागम के आधार पर कक्षा की गतिविधियों में भाग लेना पड़ता है। तो ये भी हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि शिक्षार्थी को सीखने के लिए व्यक्तिवादी उपागम के आधार पर कक्षा की गतिविधियों में भाग लेना पड़ता है, ये गलत है। तो ऑप्शन कथन ए हमारा बिल्कुल सही है। तो 120 का हमारा ए सही हो जाएगा, और सही है और ब गलत है। तो आई होप, आशा करते हैं आप लोगों को 30 का 30 क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर इसका नेक्स्ट सेट भी अगर आप लोग को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। पार्ट 2 के लिए भी जल्द ही हम पार्ट 2 लाएंगे। ये रहा पार्ट 2 का भी। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो सेट 2 के साथ। तब तक के लिए रिवाइजिंग करते रहिए और वीडियो को देखते एंजॉय करते रहिए।